अभी फिजिक्सिफाइड लास्ट टर्म में हमने देखा था कि भैया कूलाम्स लॉ क्या होता है और कूलाम्स लॉ में 1/4 पाई ही क्यों आता है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और लगे हाथों भैया कंपैरिजन कर लेंगे उस फोर्स से जिसका ये रीमेक है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इसको कंपेयर करेंगे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कर लेंगे। तो भैया सबसे बड़ी बात कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स। कॉपी किताबें लेके बैठे हो, कॉपी लेकर के बैठे हो तो नोट कर लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइप का होता है। दो टाइप का, अट्रैक्टिव और होता है भैया ये रिपल्सिव। हाँ सर हम जानते हैं जब एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अट्रैक्टिव, और जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो ये रिपल्सिव होगा। अब इसका जो भाई है, मतलब जिसका ये रीमेक है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो केवल एक टाइप का होता है। और कौन से टाइप का होता है? वो होता है अट्रैक्टिव। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए भैया कि चार्ज दो टाइप का होता है, इस वजह से उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। जबकि मास के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मास के साथ ऐसा नहीं होता कि मास पॉजिटिव हो या मास नेगेटिव हो। अच्छा भैया दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब दोनों का ही जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। हाँ तुमने लिखा था कि भैया देखा था कि इक्वल होता है। इक्वल होता है मतलब Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लगता है, Q1 को पकड़ो Q2 को जाने दो, किधर जाएगा? सर इधर जाएगा। और Q2 को पकड़ो Q1 को जाने दो, सर इधर जाएगा। मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उस लाइन के अलोंग लगता है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है। हाँ भैया इक्वल और अपोजिट अगर खाली हम कहेंगे तो कोई होनहार बच्चा तुम्हारी तरह ऐसा भी समझ सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। फोर्स जो है वो इस तरीके से इक्वल अपोजिट नहीं होता, इस तरीके से इक्वल अपोजिट होता है और उसी लाइन के अलोंग लगता है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है। ऐसे फोर्सेस को सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं, विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स सेंटर। ऐसे फोर्सेस को हम कहेंगे सेंट्रल फोर्सेस। मतलब सेंटर के इस तरफ या सेंटर के टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम अ फिक्स सेंटर, तो सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्सेस। तो ये दोनों ही भाई जो होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और ग्रेविटेशनल भी, दोनों ही सेंट्रल होते हैं। चलो भैया आगे आ जाते हैं। ये दोनों ही इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस हैं। अरे कैसे फोर्सेस हैं दोनों? ये दोनों इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस हैं। मतलब F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। वहां भी G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इनवर्स स्क्वायर का इंप्लीकेशन क्या है? इनवर्स स्क्वायर होने का मतलब क्या है? तो इनवर्स स्क्वायर होने का मतलब है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। कैसे फोर्स होते हैं? लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। मतलब इनकी हैसियत कहां तक है भैया? इनकी हैसियत है इन्फिनिटी तक। जब R इन्फिनिटी होगा तो F 0 होगा। मतलब दीज फोर्सेस विल एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ ना बोलो भैया। अब भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ये बात पता लग गई कि इक्वल होता है, अपोजिट होता है, मतलब ऑटोमेटिकली क्लियर है। और इसको हम प्रूव भी करेंगे जब वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। दोनों ओबे करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ओबे करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी ओबे करता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जितने फोर्स से अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है उतने ही फोर्स से एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। मतलब भैया फोर्स जो होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो भैया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। बोलो होता है कि नहीं होता भैया? कैसे होता है? परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट बताया था हमने कि जब दोनों चार्जेस के बीच में कुछ नहीं होगा तो आएगा एप्सिलॉन नॉट, और दोनों चार्जेस के बीच में कुछ आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट विल बी रिप्लेस बाय एप्सिलॉन नॉट के, वेयर के इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं भैया। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज मीडियम डिपेंडेंट। अलग अलग फोर्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग होता है। इन शॉर्ट कहें कि ये फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो फोर्स अगर एफ नॉट है तो अगर भैया कोई मीडियम आ जाएगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो वो फोर्स हो जाएगा कम, और कितना कम हो जाएगा? एफ नॉट बाई के हो जाएगा। अब भैया बात आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। आप कहीं भी ले जाइए मासेस को, ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिमेन एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हाँ ना बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई समझ में। अब भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्या है भैया कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है दैट इज एन एक्सट्रीमली यूनिक रिलेशन यार। मतलब दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो लग रहा है, Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। कोई दूसरा चार्ज अगर है तो वो हो या ना हो, उसके होने या ना होने से Q1 और Q2 के बीच फोर्स जो है वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। कितना रहेगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो तो है कि नहीं? बोलो भैया। तो Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है वो यूनिक होता है, वो किसी तीसरे के होने या ना होने से चेंज नहीं होता। ये बात ग्रेविटेशन में भी होती है कि दो मासेस के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी थर्ड मास। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। क्वेश्चन आया है बोर्ड में 2 या 3 नंबर में एक दो बार, कंपेयर एंड कंट्रास्ट the differences and the similarities between electrostatic force and gravitational force। तो ये छोटा सा वीडियो अगर तुम देख लोगे और उसके नोट्स बना लोगे तो that question will be complete। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेकर के आएंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो keep watching and stay tuned to be physixified। Thank you very much।